नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल में भारतीय कृषि को। भारतीय कृषि के लेक्चर में हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने कृषि का इंट्रोडक्शन देखा था। दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने कृषि की जो विधियाँ थी उनको देखा था, जिसमें हमने मृदा सहित विधियाँ और मृदा रहित विधियाँ, सभी विधियों को हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद में पार्ट 4 में हमने भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम दलहनी और तिलहनी फसलों को पढ़ने वाले हैं। तो यह हमारा पार्ट नंबर 5 है भारतीय कृषि का, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 17 चल रहा है भारत के भूगोल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में जो फसलें हैं वो 3 ऋतुओं में बोई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। इसी प्रकार जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं वो भी खरीफ, रबी और जायद तीनों में बोई जाती हैं। अब इनमें कौन कौन सी फसलें किस किस ऋतु में बोई जाती हैं उनको देखते हैं। खरीफ की बात करें तो खरीफ के अंदर सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया, ये खरीफ के अंदर बोई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। रबी की बात करें तो रबी के अंदर अरहर, चना, मटर और मसूर, ये फसलें बोई जाती है। इसके बाद में जायद की बात करें तो जायद में सोयाबीन, मूंग और उड़द, ये फसलें बोई जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि खरीफ में भी है उड़द और मूंग और जायद में भी है मूंग और उड़द। हाँ दोस्तों, खरीफ और रबी दोनों में ही मूंग और उड़द बोई जाती है दलहनी फसलों में। तो ये थी हमारी दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं जो कि किस किस ऋतु में बोई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दलहनी फसलों के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इनकी फैक्ट्स। सबसे जो पहला फैक्ट है वो है कि दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती हैं। दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब क्या होता है? लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब होता है कि इन फसलों की जड़ों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। उन ग्रंथियों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी लगभग 71% यानी कि 71% मात्रा है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या होता है इसमें कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है इसका स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन होना जरूरी। ये स्टेबलाइजेशन 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है जीवाणुओं के माध्यम से और एक होता है जो बिजली कड़कती है। आसमान में जो बिजली कड़कती है इनकी तड़ित झंझा के माध्यम से, यानी बारिश के समय जब बिजली कड़कती है तो उससे भी जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में स्थिरीकरण हो जाता है। दूसरा होता है जीवाणु के माध्यम से। दोस्तों, ये जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं इनकी ग्रंथियों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को पकड़ते हैं। इस नाइट्रोजन को पकड़कर नाइट्रोजन में इसके अलावा जो मतलब जीवाणु और कुछ शैवाल भी होते हैं वो भी, तो ये जो नाइट्रोजन है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसको पकड़कर इस मिट्टी में इसका स्थिरीकरण कर देते हैं और स्थिरीकरण करके इसको नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, पौधे इन नाइट्रोजन के यौगिकों का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अब ये जो जीवाणु है, इन जीवाणु को क्या फायदा हुआ? ये जीवाणु इनकी ग्रंथियों में पाए जाते हैं तो इन पौधों से ये पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण और शेल्टर यानी कि घर, ये दोनों प्राप्त करते हैं तो इनको भी फायदा हो जाता है और पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं सहज जीवन में रहना। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद में ये जो पौधे हैं, इन पौधों को जो जीव जंतु और पशु खाते हैं। इसके अलावा ये जो पत्ते हैं, नाइट्रोजन है, ये जो पेड़ पौधे हैं वो
कभी गल जाते हैं या सड़ जाते हैं। तो इनसे जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रोजन फिर से विनाइट्रीकरण होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ये नाइट्रोजन का चक्र इस प्रकार से चलता है। नाइट्रोजन मिट्टी की उर्वरता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दलहनी फसलें, आप किसी भी फसल को उगाने के बाद यदि दलहन की फसलें उगाते हैं तो जो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके लिए फसल चक्र का कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कि एक फसल उगने के बाद में दलहनी फसल और दलहनी फसल के बाद में दूसरी फसल उगाई जानी चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बनी रहे। दलहनी फसलों के उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश, देश में दलहनी फसलों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश को इसी कारण से सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब बात करें चने की, तो चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वोच्च है। अरहर की बात करें तो अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में है। मसूर की बात करिए तो मसूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र और मसूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन और उपभोग में भारत का सर्वप्रथम यानी कि प्रथम स्थान है। भारत उत्पादन भी दलहनी फसलों का सबसे ज़्यादा करता है और कंजम्पशन यानी कि उपभोग भी सबसे ज़्यादा करता है। दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन लगभग 40% सोयाबीन में है। तो इसलिए रेगुलरली नहीं, कभी कभी सोयाबीन को आपको खाना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दलहनी फसलों में। वैसे तो दलहनी फसलें सारी ही उपयोगी हैं, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। भारत में दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। भारत में सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करें दलहनी फसलों में तो वो सोयाबीन का ही होता है। दलहनी फसलों के बाद में हम अब बात करते हैं तिलहनी फसलों की। दोस्तों, तिलहनी फसलें वो होती है जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो जिन फसलों से हम तेल प्राप्त करते हैं उन्हें हम तिलहनी फसलें कहते हैं। उदाहरण जैसे सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कुसुम और तिल, इन सभी से हम तेल प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको तिलहनी फसलें कहते हैं। जैसे दलहनी फसलें जो मिट्टी हैं उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं, लेकिन तिलहनी फसलें उसका उल्टा है, वो उर्वरक क्षमता को कमज़ोर करते हैं। यानी कि तिलहनी फसलों की जो जड़ें होती है उनमें कोई भी जीवाणु नहीं पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके, तो इसलिए ये मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। सोयाबीन, दलहन और तिलहन, ये आपको याद रखना है कि जो सोयाबीन है वो दलहन और तिलहन दोनों फसलों के अंतर्गत शामिल हैं। तिलहन के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है, यानी कि तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। दलहन का भी मध्य प्रदेश में किया जाता है और तिलहन का भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। सरसों की बात करें तो सरसों रबी ऋतु की फसल है, जबकि मूंगफली और सोयाबीन ये खरीफ ऋतु की फसल है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाया जाता है। तिलहन फसलों के अंतर्गत सोयाबीन के बाद सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, इसको विज्ञान की भाषा में लिपिड भी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है HDL और एक होता है LDL। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपिड और LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड। दोस्तों, ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये आपके शरीर के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, यदि आप HDL कंज्यूम करते हैं तो जो आपका ब्लड है, इस ब्लड में ये जो HDL है ये डूब जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है वो बाधित हो जाता है, जिसके कारण
हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एलडीएल क्या करता है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती है इनमें यहाँ पर चिपक जाता है, तो ये जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन बंद नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एलडीएल वाले ऑयल होते हैं, एलडीएल वाले लो डेंसिटी वाले लिपिड, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, जबकि एचडीएल वाले वो घातक हैं। जैसे कि सरसों का तेल, सरसों के तेल में एचडीएल पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा इसका कंज्यूम करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन जो सूरजमुखी का तेल है, उस सूरजमुखी के तेल में एलडीएल पाया जाता है, एलडीएल पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है। अब कई मार्केट में जैसे रिफाइनरी ऑयल होते हैं, उनमें क्या होता है, रिफाइनरी ऑयल में क्या होता है, जनरली होता एचडीएल है, लेकिन उनको कन्वर्ट किया जाता है मेथड, साइंटिफिक मेथड विधियों से एलडीएल में, यानी कि उनको रिफाइन किया जाता है एचडीएल से एलडीएल में, यानी कि हाई डेंसिटी वाले जो लिपिड हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, और जो एलडीएल वाले होते हैं वो बचे रहते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक रहते हैं, यानी हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपको एलडीएल वाले जो ऑयल हैं वही कंज्यूम करना चाहिए। सरसों में एरुसिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने बताया आपको कि जिन तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि वो लाइनोलिक अम्ल एलडीएल वाला होता है, जबकि जो एरुसिक अम्ल है वो एचडीएल वाला होता है, तो आपको वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये हमारी तिलहनी फसलें थी। अब हम बात करें कि भारत में तिलहन उत्पादन में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा तिलहनी फसलें उगाई जाती है। तो कुल तिलहन उत्पादन की बात करें तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश पहले स्थान पे। दलहनी और तिलहनी दोनों ही फसलें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अब इसके बाद में अगर इंडिविजुअली तिलहन फसल की बात करें तो सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों में इंक्लूड की जाती है। तो इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है, और इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मूंगफली की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में उत्पादित की जाती है। सरसों की बात करें तो सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। नारियल की बात करें तो नारियल तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। कुसुम की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी जो तिलहनी फसल है किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके अलावा आप यदि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप मेंस में इस डेटा को यूज कर सकते हो अपने आंसर को थोड़ा रिच देने के लिए, यानी कि एज देने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमने तिलहनी फसलों और दलहनी फसलों को पढ़ा है। आने वाले लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स, यानी कि नकदी फसलों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। दोस्तों अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं ताकि और भी दोस्त इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकें, ताकि नोटिफिकेशन आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले लेक्चर्स में मैं जैसे ही भारत के भूगोल में 2 लेक्चर बचे हैं भारतीय कृषि के बाद में, भारतीय कृषि जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में एक पशुपालन और एक खनिज, भारत के प्रमुख खनिज, ये खत्म करने के बाद में भारत का जो भूगोल है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में विश्व का भूगोल शुरू करेंगे, इसके साथ ही भारत की इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, और मैथ्स और रीजनिंग ये शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।